हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विदित कॉमर्स क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए डायरेक्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें जिसमें से मैंने आपको कुछ पार्ट करा दिया था। हमने लास्ट टॉपिक में जो हमने ख़त्म किया था वो हमने ख़त्म किया था इसका आपका सुपरवाइज़र पे यानी सुपरविज़न पे। अब हम लीडरशिप के अंदर क्या क्या काम होता है वो सब बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको सुपरवाइज़र या सुपरविज़न वाला टॉपिक करा दिया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे मोटिवेशन से। देखिए, मोटिवेशन आपका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैसे ये चैप्टर अपने आप में ही पूरा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है आपका स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। इनमें से थ्योरी भी आती है और केस स्टडीज़ भी आती हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये दो चैप्टर ही ऐसे हैं जो आपको पास या फेल कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मीन इनसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। यानी मोटिवेशन का मतलब क्या है कि ये लोगों को किसी काम को करने या ना करने के लिए प्रभावित करता है। किसी भी तरह से अपनी बातों से, अपनी कामों से उनको एक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए प्रभावित करता है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। यानी मोटिवेशन में इस तरह की प्रोसेस है कि लोगों को इस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है कि वो लोग जो डिजायर्ड गोल्स हैं उनको पूरा करने में के लिए एक्शंस कर सकें। तो देखिए कह रहा है दैट दे 3 की टर्म्स: मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। तो देखिए 3 अलग अलग टर्म्स हैं, कई बार स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इनको आप क्लियर कर लीजिए। पहला है मोटिव, इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल्स अराइज आउट ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड कॉजेज रेस्टलेसनेस। और देखिए मोटिव क्या होता है? मोटिव को हम देखिए 2 तरह से यूज करते हैं। मोटिव को एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम यूज करते हैं कि व्हाट इज़ द मोटिव या पर्पज। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मोटिव का मतलब को क्या कह रहा है कि ये तरह की इनर स्टेट होती है मोटिवेशन की, जिसमें उन एक्टिविटीज इस तरह से इसको एनर्जाइज किया जाता है, यानी एनर्जी इस तरह से क्रिएट की जाती है लोगों के अंदर अपने शब्दों से या एक्ट से कि वो जो हमारे गोल्स हैं उनकी तरफ बढ़ के काम कर सकें और उन डायरेक्शन में काम कर सकें। अराइजेज आउट ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड कॉजेज रेस्टलेसनेस। और ये जो मोटिव होता है, मोटिवेशन होता है, ये इस तरह से जो हमारे अंदर जो अनसेटिस्फैक्शन है, जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई हैं, उनकी वजह से ये क्रिएट होता है मन में कि हम और ज़्यादा अच्छा करेंगे ताकि वो हो जाए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, इस तरह से कहते हैं। एंड कॉजेज रेस्टलेसनेस। और इस तरह की जब हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स रह जाती हैं तो हमारे अंदर एक तरह की रेस्टलेसनेस, यानी हमें आराम जब तक नहीं करूँगा या तो मैं ये काम पूरा नहीं कर लूँगा या ये चीज़ पूरी नहीं हो जाएगी या मुझे ये नहीं मिल जाएगा। जैसे अब कई लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मैं 12th में 95% प्लस नहीं ले आऊँगा तब तक मैं सेंस से नहीं बैठूँगा। तो वो क्या है? एक तरह सा इनर मोटिवेशन है जिसको हम मोटिव यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है? मोटिवेशन प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस। अब देखिए मोटिव में क्या है, हमें अंदर अपने अंदर से चीज़ आ रही है, अंदर की एक एनर्जी आ रही है कि हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन मोटिवेशन में क्या है, ये दूसरों के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि तेरे बस की नहीं है भाई, तू नहीं पास होगा, तो मेरे शब्दों से हो सकता है कि आप पे इफेक्ट पड़ जाए। तो आपको अरे सर ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो पास होकर दिखाऊंगा। तो उससे क्या हुआ, मेरी वजह से आप मोटिवेट हुए, तो उसको हम कहेंगे मोटिवेशन। ठीक है, और थर्ड क्या कह रहा है? मोटिवेटर्स टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट पीपल। जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको हम कहते हैं मोटिवेटर्स। ये कौन कौन से हो सकते हैं कि हमने बोनस की बात कहते हैं, भाई अच्छे से काम करोगे तो आपको सैलरी के साथ बोनस मिलेगा, तो उससे आदमी मोटिवेट हो सकता है। प्रमोशन, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्रमोशन देंगे, वो मोटिवेशन दे सकता है। रिकॉग्निशन, सबके सामने तारीफ़ कर दिया है उसकी, तो उससे भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये सब मोटिवेटर्स होते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से फीचर होते हैं? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। यानी जो मोटिवेशन है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। यानी इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि मोटिवेशन है इंटरनल फीलिंग, यानी चाहे हम खुद मोटिवेट हों या किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट किए जाएं, लेकिन ये होता हमारा इंटरनल फीलिंग, हमारे अंदर से आवाज़ आती है।
such as अर्क, ड्राइव्स एंड डिजायर्स विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। यानी हम ज़बरदस्ती किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट आदमी तभी होगा जब उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, जब उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि उसको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। हम दूसरे लोग केवल उसको कोशिश कर सकते हैं, उसके अंदर की जो सोई पावर होती है उसको जगाने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है ये कि मोटिवेशन इज ए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि मोटिवेशन इसलिए किया जाता है, किस दिशा में किया जाता है कि जो हमारे गोल्स हैं उनको हम पूरा करा सकें, इनसे काम ले सकें। कई लोग होते हैं केवल ये सोचते हैं हमें तो सैलरी मिल रही है, हमें क्या मतलब है बिजनेस से, हम कर लेंगे उतना ही, जितना सोच दिया काम उतना करेंगे, हम क्यों करें एक्स्ट्रा, बिगड़ता है तो काम ख़राब हो रहा है तो होने दो, हमारा तो थोड़ी जा रहा है कुछ। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं कई लोग, तो उनको सही डायरेक्शन में काम करने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ जाता है। ठीक है ना। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मोटिवेशन जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, कई बार वो नेगेटिव भी होता है कि कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको हम कई बार डांट देते हैं, उसको हम डिमोट कर देते हैं, सबके सामने हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं, तो वो क्या नेगेटिव में आ जाता है। और जब हम किसी तारीफ़ करें, उसको प्रमोट कर दें, ठीक है, उसको बोनस दे दें, तो वो सब पॉजिटिव में आ जाता है। यानी अच्छे काम करने के लिए और ज़्यादा अच्छा करें तो हम पॉजिटिव चीज़ें देते हैं, और कई लोग जानबूझ के ख़राब काम करते हैं तो उनको काम सही से करें उसके लिए उनको नेगेटिव मोटिवेशन देना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा कह रहा है मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये सीधी प्रोसेस नहीं होती, काफ़ी इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कह रहा है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस एज ह्यूमन फैक्टर इज इन्वॉल्व। ठीक, क्योंकि इसमें पूरी तरह से हमें दूसरों से काम कराना होता है, दूसरे लोगों को प्रेरित करना होता है, इंस्पायर करना होता है, मोटिवेट करना होता है, तो लोगों से काम कराना है, इसमें ह्यूमन फैक्टर है, इसलिए ये थोड़ी कठिन प्रोसेस होती है। इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स एंड मोर एवर ह्यूमन नीड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कह रहा है कठिन क्यों है, क्योंकि एक ही तरीके से हम सभी को मोटिवेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की नीड्स, उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें वो अलग अलग होती हैं, और जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो इसमें हम लोगों को, मैनेजर को नए नए तरीके लाने पड़ते हैं जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। तो देखिए मोटिवेशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसको, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपके लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने बीच बीच में आप लोगों के लिए डायग्राम भी यूज कर रखे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, आपने डायग्राम देख लिया, अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए मोटिवेशन प्रोसेस क्या है, यानी मोटिवेशन किस तरह से किया जाता है। मोटिवेशन बिजनेस में भी होता है, टीचिंग लाइन में भी होता है, यानी जहाँ भी बॉस और एम्प्लॉय इनके बीच का रिलेशन होगा उनमें सब जगह पे मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। तो ये कह रहा है किस तरह से होता है, ये कह रहा है एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन विच स्टिमुलेट हिज और हर ड्राइव्स, these drives generate a search behavior to satisfy such needs. If such need is satisfied, the individual is relieved of tension. देखिए ये कह रहा है कि जब मोटिवेशन होता है वो आदमी को, इंसान को मोटिवेट करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। ठीक है, जो कि उसके दिमाग में टेंशन देती हैं, और इन्हीं टेंशन्स को दूर करने के लिए इंसान काम करना चाहता है, और उसको जब उसकी टेंशन दूर हो जाती है या उसका काम पूरा हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इंडिविजुअल रिलीव्ड हो जाता है, यानी टेंशन फ्री हो जाता है। तो देखिए क्या क्या किया जाता है इसके अंदर। तो देखिए शुरुआत हम इसके चित्र से समझा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनसेटिस्फाइड नीड होती हैं, उसके बाद जो कि उसको टेंशन देती हैं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। टेंशन होती है तो उसके अंदर एक स्टिमुलेट होता है, ड्राइव होता है कि मुझे इन टेंशन को दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा, तो इनके लिए वो सर्च भी, तब वो देखता है कि मैं इनको सेटिस्फाइड करने के लिए जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाइड करूँ, तो उसके लिए वो सर्च करता है अपना बिहेवियर को किस तरह करना है। इसके बाद उस पर काम करता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड कर लेता है और टेंशन से रिलीव हो जाता है। ठीक है, जैसा मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की। मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, यानी जो इंसान मोटिवेट हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली सुधार आ जाता है। जैसे कह रहा है गुड मोटिवेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कह रहा है कि जो अच्छी तरह से किसी को मोटिवेट किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो परफॉर्मेंस है उसको हायर लेवल तक पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, जो मोटिवेट हो चुके हैं,
वो अपना मैक्सिमम एफर्ट यानी कि अपना 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड। मोटिवेट कर दिया किसी को तो इंसान के मन में जो भी नेगेटिविटी होती है काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे ही कह रहा है, बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रेजिंग देम फॉर द गुड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड इन वर्कर। यानी लोगों को अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनके काम के लिए उनको हम प्रेज दे सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं, उनको बोनस दे सकते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जगता है और दूसरे भी इस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई हम भी अच्छा करेंगे तो हमको भी प्रमोशन मिल सकता है, हमारी सैलरी बढ़ सकती है, बोनस मिल सकता है। ठीक है। ये कह रहा है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। अब देखिए जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं, जो उनको लगता है कि हाँ मुझे यहीं पे मेरी नीड सेटिस्फाइड हो सकती हैं, तो वो इंसान दूसरी जगह पे काम नहीं सर्च करता, वो टिका रहता है अपनी एक ही वर्क पे, एक ही जगह पे। लेकिन जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो वो ढूंढते हैं कि मैं यहाँ से निकलूँ। ठीक है। यानी जिस जगह पे काम से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको वहाँ पर मोटिवेशन नहीं मिलता है काम करने के लिए, तो वो वहाँ से छोड़ के जाने की तैयारी में रहते हैं। तो उसी वजह से क्या है, एम्प्लॉयज़ का आना जाना लगा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन जो मोटिवेटेड होते हैं वो एक ही जगह पर टिक के काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्या है, जो लोगों एम्प्लॉयज़ के ज्वाइन करने, एम्प्लॉयज़ के छोड़ने के जो रेशियो होता है उसको हम एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज या वर्कर मोटिवेट होते हैं वो ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं करते, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा और मेरा भी साथ में भला होगा। छुट्टियां ज़्यादातर वो एम्प्लॉयज लेते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रखते, वो केवल और केवल पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है। मोटिवेशन फैसिलिटेट चेंज। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया कि मोटिवेशन से, उसमें हमने बस बात डायरेक्टिंग के हिसाब से की थी। अगर चेंज लाना है हमें बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी तरह का, तो अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड होंगे काम के प्रति तो वो चेंज को ईजिली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे वो उस चेंज का हमेशा ही अगेंस्ट जाएंगे और उसका विरोध करेंगे। अभी कह रहा इसमें कुछ थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। इन थ्योरीज में से अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहला ये कह रहा है मास्लोज नीड हिरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। वैसे तो कई थ्योरी हैं लेकिन आपके में 3-4 हैं, आप उनको मेन पढ़ लीजिए। तो देखिए नीड हिरार्ची थ्योरी क्या कहता है मास्लो। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने दी थी नीड हिरार्ची थ्योरी, किसकी है, तो आपको याद रहना चाहिए मास्लो की। ठीक है। ये कह रहा है मास्लो नीड हिरार्ची थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन फिनोमेना। यानी इसकी जो नीड हिरार्ची थ्योरी है उसको हम एक अंडरस्टैंड मोटिवेशन के लिए फंडामेंटल थ्योरी मान सकते हैं। और ये कह रहा है एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स लाइक साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स विच मोटिवेट दैम टू वर्क। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एम्प्लॉय की कुछ नीड्स होती हैं जिनको इन्होंने 5 कैटेगरी में बांटा। पहली भी इन्होंने बताई साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड बताई इन्होंने सोशल नीड, थर्ड बताई इन्होंने सेफ्टी नीड्स, फोर्थ बताया इन्होंने एस्टीम नीड्स और फिफ्थ बताया इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि उनको काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। ये कह रहा है द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड एंड वांट्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मोटिवेट दैम एंड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस लेवल। और हर मैनेजर की का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को पहचाने, उनके बॉन्ड्स को पहचाने और उनको इसी तरह उनके बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग ही मोटिवेट करे ताकि जो परफॉर्मेंस लेवल है उन लोगों का उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये रहा फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स मैनेजर मस्ट ऑफर डिफरेंट इंसेंटिव। और इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो मैनेजर हैं उनको कई तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। यानी मॉनेटरी यानी जिनमें पैसा दे सकते हैं उनको, जैसे बोनस है। ठीक है। और नॉन मॉनेटरी क्या है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। जैसे कह रहे हैं एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ विच द पर्सन बिलोंग्स, कि उनका लेवल किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड उस पर करता है। तो ये क्या क्या नीड्स में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें डिटेल में। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, हमारी सोच। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, स्लीप, ईटीसी इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट बेसिक सैलरी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। देखिए हर एक की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतना तो मिल जाए
कि जो मेरा खाना है, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं ना लोग, कि खाने को मिल जाए, एक छत मिल जाए, एक मकान मिल जाए जहाँ पे मैं शांति से सो सकूँ। तो ये उसकी बेसिक इच्छाएं जो होती हैं उनको हम साइकोलॉजिकल नीड्स में रखते हैं। ठीक है। दूसरा है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। इसमें क्या है कि फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको फिजिकल, जहाँ पे वो काम कर रहा है उस पर, वहाँ पे उसको ना तो किसी तरह का फिजिकल शारीरिक कष्ट हो, ना कोई शारीरिक नुकसान हो, और ना ही उसको कोई इमोशनल, यानी उस पर कोई गाली गलौज से काम कराए, कोई गलत बिहेव कर रहा है उसके साथ, तो इस तरह का भी उसको सेफ्टी चाहिए होती है। थर्ड क्या कह रहा है ये, एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। इसमें क्या है, दीज नीड्स रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस ईटीसी। यानी इसमें क्या है कि वो ये चाहता है कि मुझे पहचान मिले, लोग मेरे से अच्छा व्यवहार करें, मेरा सम्मान हो, सब मेरी इज्जत करें, मुझे हर काम में इंक्लूड किया जाए। तो ये सब चीज़ क्या होती हैं, एफिलिएशन ऑफ बिलोंगिंग नीड्स में शामिल की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, फ्रेंडशिप फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। और इसी में ये एंड वो लाइन ऊपर नीचे हो गई है कि वो चाहता है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे सब लोग मेरे से अच्छे से बात करें। ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या है, दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। तो देखिए मैंने आपको सेकंड वाले में बता दिया, उसने नंबर में गड़बड़ कर दिया कि उसने वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में शामिल कर दिया था। तो देखिए एस्टीम नीड्स में होता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले अपने बिजनेस जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी और सोसाइटी में भी। ठीक है। तो उसके लिए उसको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, प्रेस्टीज, उसको ऑटोनॉमी, स्टेटस का मतलब होता है कि लोग मेरी इज्जत करें। ठीक है। रिकॉग्निशन यानी पहचान, और मेरे ऊपर लोगों का अटेंशन रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन द हायरार्की। इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या होता है कि इसकी मोस्ट जो ज़रूरत होती है सबसे ऊपर की वो होती है। इसमें हर आदमी उस नीड की ये होता है कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में शामिल कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इंडिविजुअल एग्जाम्पल, तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, हंगर। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, वो क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में, कि मेरे को मेरी भूखा ना मरूँ। दूसरा है सेफ्टी ने, कि उसकी जो इनकम है वो बनी रहे, उसको सेफ्टी रहे काम में। तीसरा है एफिलिएशन ऑफ बिलोंगलीनेस नीड्स, जिसको हम सोशल नीड्स भी कह सकते हैं। ठीक है। सोशल नीड्स हो फ्रेंडशिप, यानी जैसे मैंने बताया कि उनको इज्जत मिले, काम में मिले सब चीज़। एस्टीम नीड्स, स्टेटस मिले, एक पहचान मिले। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में, कि जो उसकी इच्छाएं हैं सबसे ज़्यादा ऊपर जाने की, उसको वो प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बेसिक नीड सेफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद हम पेंशन प्लान की बात करते हैं जब वो रिटायरमेंट ले ले। ठीक है। और उससे सिक्योरिटी बनी रहे। इसके अलावा कोऑर्डिनल रिलेशन विद कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बने। जॉब टाइटल, उसकी पहचान हो, सब क्या मिस्त्री साहब वगैरह ये होता है जैसे। ठीक है। और लास्ट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो कि उसके जो गोल है लाइफ के उसको वो पूरा कर सके। ठीक है। ये पांचों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। पहली कौन सी है मैं आपको याद कराता हूँ एक बार। सबसे पहला बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। दूसरा सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। थर्ड एफिलिएशन या बिलोंगलीनेस नीड्स, इनको आप सोशल नीड्स भी कह सकते हैं। तो आप सोशल नीड्स भी लिखेंगे तो कोई काटेगा नहीं। ठीक है। फोर्थ है आपका एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए मैंने आपको बताया था मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो होती हैं, तो उनको यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के रूप में बताया है। सबसे पहले हम बात करें इंसेंटिव क्या होता है। इंसेंटिव मीन्स ऑल मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी इंसेंटिव में हम उन सभी चीज़ों को जो मैंने पीछे आपको बताया था, मोटिवेटर्स, जो हमने टर्म यूज किया था मोटिवेशन में, कि मोटिवेटर्स में उन सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं जो कि लोगों को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह की हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं
ये क्या है, रेफर्स टू इंसेंटिव टेक्निक्स विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स एंड सर्व टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। यानी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं जो लोगों को काम करने के लिए प्रेफर मोटिवेट करती हैं। ठीक है, इसमें हम सारी फाइनेंशियल चीज़ को शामिल करते हैं, लाइक बोनस। टाइप्स क्या है देखो, इसमें दे रखे हैं पे एंड अलाउंसेज, यानी हम उसकी सैलरी बढ़ा दें, काम के साथ अलाउंस दे दें। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, या जितना अच्छा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, उसके साथ उनकी मजदूरी जोड़ दी जाए। ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा मजदूरी, कम काम करोगे कम मजदूरी, तो इससे लोग ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। बोनस, भाई अच्छा काम करोगे तो आपको सैलरी तो मिलेगी, उसके अलावा बोनस भी दिया जाएगा, इससे भी लोग इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, कई फर्म क्या करती हैं कि भाई आप लोग हमारे नौकर नहीं हैं, आप हमारे साथी हैं, तो जो आप लोग अच्छा काम करोगे तो बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम आपको प्रॉफिट में भी शेयर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी वो लोग मोटिवेट हो सकते हैं काम करने के लिए। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, कई कंपनियां जो होती हैं आपने पढ़ा होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो शेयर इशू करती हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ शेयर्स इशू करती हैं। तो उससे क्या है, उनको बिजनेस में मालिकाना हक मिलता है शेयर से, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक प्लान, ऑप्शन प्लान, ESOP। ठीक है, तो उसके द्वारा भी उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनकी मोटिवेट किया जा सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आप जानते हैं कई सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको सरकार जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो काफ़ी सारा पैसा मिलता है, कई तरह की ग्रेचुइटी, उसके बाद पेंशन भी मिलती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो आप आगे जाके जब बीकॉम वगैरह में इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ोगे क्या क्या चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो वो भी मॉनेटरी टर्म्स हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है, परक्यूजिट्स, सैलरी आप दे रहे हो, उसके अलावा कुछ हम सुविधाएं भी दे सकते हैं उनको, जैसे कई लोग मोबाइल देते हैं, मोबाइल का बिल कंपनी द्वारा भरा जाता है, कई लोग रहने की सुविधा देते हैं, वो भी परक्यूजिट का पार्ट है, तो वो भी मॉनेटरी में आता है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से हैं, इनमें हम कैश नहीं देते, लेकिन उन लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज, यानी इसमें हम साइकोलॉजिकल उस पर टर्म पे हम बिलीव करते हैं। सम ऑफ द, इसमें क्या क्या है देखिए, स्टेटस, स्टेटस में क्या है, इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेस्ट, स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन। अब देखिए इसमें हम रैंक बना सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं कि भाई ये तुमसे अच्छा ऊपर का ऑफिसर है, ये तुम्हारे से ऊपर बढ़िया मजदूर है, या ये अब तुम्हारा बॉस रहेगा, इस ग्रुप का हेड ये होगा, इस ग्रुप का हेड ये होगा, तो उससे उनको एक स्टेटस और एक पहचान मिलती है, तो वो हम रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट उनके लिए जो काम करने का एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बेटर बना सकते हैं, उनको सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे रोशनीदार जगह पे काम करने की हवा व्यवस्था कर सकते हैं, गर्मियों में कूलर लगा सकते हैं उनके काम करने की फैक्ट्री की जगह पर। ठीक है, ताकि उनको वो भी, हम उनको कुछ दे नहीं रहे, लेकिन उनको साइकोलॉजिकली बेनिफिट मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ हमारा मालिक जो है वो हमारे बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो इससे भी वो लोग मोटिवेट हो सकते हैं। थर्ड, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कई एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं, ताकि वो लोग अपने कैरियर में और ऊपर जा सकें और अच्छा कर सकें, तो उसके लिए भी उनको चीज़ें ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट क्या है, इट्स कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब डैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट एंड रिक्वायर हायर नॉलेज एंड स्किल। यानी अब इसमें हम ऐसे मजदूरों को प्रमोट करते हैं, उनको इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं जॉब्स को कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको अलग अलग तरह के काम करने का मौका मिले और उनको उनकी नॉलेज और स्किल पे बेटर हो सके। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, उनको हम जॉब सिक्योरिटी दें कि हम आपको काम से नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इससे इंसान को जब ये लगता है कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है तो वो ढंग से काम नहीं करता, लेकिन जब उसको लगता है कि जॉब तो मेरी है, जब तक मैं कोई ज़्यादा ही ख़राब काम नहीं करूँगा तब तक मेरी जॉब नहीं जाएगी, तो ऐसे केस में वो मन लगा के काम कर सकता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, यानी रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। अब सबके सामने जब हम किसी की तारीफ़ कर देते हैं तो वो और भी आगे काम करने के लिए बेटर काम करने लगता है, और दूसरे भी उससे मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई आज इसकी तारीफ़ हुई है और हम भी कल अच्छा काम करेंगे, तो हमें भी सबके सामने हमारे लिए तालियां बजवाई जा सकती हैं, हमारा सबके सामने रेस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट होता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन,
इसमें क्या है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, उसमें हम किसी अच्छे एम्प्लॉय जो अच्छा वर्क कर रहा है उसको हम जब शामिल करते हैं तो उससे भी वो मोटिवेट हो सकता है और दूसरों को भी मोटिवेट करा जा सकता है कि आज इसको मौका मिला है, कल दूसरों को भी मौका मिल सकता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये कह रहा है कि एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी। अब देखिए, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छे डिसीजन ले पा रहा है, तो उसको हम ऑटोनॉमी दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई काम करना है तो उसके लिए बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो। तो उससे भी उसको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मोटिवेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लीडरशिप। ठीक है, तो देख लेते हैं लीडरशिप को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज आप इस वीडियो में आपका मैं लीडरशिप को कंप्लीट कराऊंगा केवल, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर की जिसमें हम कम्युनिकेशन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, आज केवल लीडरशिप और करा लेता हूँ, छोटा सा टॉपिक और है, ज़्यादा बड़े बड़ी वीडियो नहीं बना रहा। ये कह रहा है कि लीडरशिप क्या है, मैंने इसका आपको मीनिंग तो वैसे बता चुका हूँ। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल relations with followers and motivate them to contribute for achieving organizational goals। यानी मैंने जैसा बताया कि ये लीडरशिप क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि मैनेजर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि अंदर उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके बीच में एक आपस में रिलेशनशिप तैयार की जा सके और उनको काम करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर। यानी ये किस तरह की प्रोसेस है कि इसमें हम अपने फॉलोअर्स के साथ और जो लीडर है उनके बीच में इंटरेक्शन हो और कम्युनिकेशन हो सके। तो देखिए फीचर्स क्या क्या है इसके। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, यानी ये एक ऐसी एबिलिटी होती है लीडर की कि जिससे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकंड क्या है, इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। इन्फ्लुएंस किसको करेंगे, दूसरों के बिहेवियर को। अपने काम से हम जब दूसरों, अपने शब्दों से, अपने काम से जब हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, प्रभावित कर सकें, तो वही लीडरशिप है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। यानी लीडरशिप के अंदर केवल ये नहीं होता कि भाई जो मैंने हुक्म दे दिया आपको वो काम करना है। वैसे अलग अलग तरह की लीडरशिप होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके बीच में बनाई जाती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, और एक्सरसाइज टू अचीव गोल्स, यानी इस तरह के काम करवाए जाते हैं लीडर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज से या फॉलोअर्स से ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। और इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो लीडरशिप है वो एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इम्पोर्टेंस क्या लीडरशिप का, ये कह रहा है इन्फ्लुएंसेज द बिहेवियर ऑफ पीपल पॉजिटिवली। ठीक है, यानी इस तरह से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को ताकि उनके अंदर ये पॉजिटिविटी डेवलप की जा सके। और दूसरा कह रहा है अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स, यानी लीडर के फॉलोअर्स के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाता है। पर्सनल रिलेशनशिप ये नहीं कि घर पे बुला लेगा कि भाई घर पे आओ, चाय नाश्ता करो, हमारे शादी ब्याह में न्योता है तुम्हारा, वो आ जाओ, तो वो नहीं करना। इंटरपर्सनल का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री में हम वो लोग अपनी प्रॉब्लम लीडर से शेयर कर सकें और लीडर्स अपनी बातें लोगों के साथ शेयर कर सकें, इस तरह के रिलेशन। ये कह रहा है प्लेज की रोल एंड इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द एंटरप्राइज लाइक अ सुपरवाइजर। जैसे मैंने बताया था कि ये जो भी चेंज होते हैं उनको अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने इंट्रोड्यूस लीडर के द्वारा ही कराया जाता है। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, आपस में किसी भी तरह का उनके बीच में विवाद हो, विरोध हो एम्प्लॉय या फॉलोअर्स के बीच में, तो लीडर उनको दूर करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देने का काम भी लीडर का ही होता है। जैसे मैंने आपको सुपरवाइजर में बताया था, सुपरवाइजर भी एक लीडर ही होता है। ठीक है, देखिए क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर एंड लीडरशिप स्टाइल्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था, पहले हम क्वालिटीज की बात कर लेते हैं लीडर की। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन सी तरह की लीडरशिप होती है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक लीडर के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे उसे हम एक अच्छा लीडर बोल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ये कह रहा है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसको अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए, एकदम हैंडसम और स्मार्ट होना चाहिए, ये सब नहीं है। ये कह रहा है कि अपीयरेंस, पर्सनैलिटी,
हेल्थ, एड्योरेंस, इंस्पायर सबॉर्डिनेट एंड फॉलोअर्स। यानी उसका इस तरह का उसका पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हेल्थी हुई हो, ठीक ठाक हो, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए या लोगों को जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको वो इंस्पायर करने की कैपेसिटी भी, यानी उसको देख के लोग इंस्पायर हो सकें। अब बिल्कुल एकदम बदसूरत आदमी नहीं खड़ा कर देना कि उसको देखते लोग उसका मजाक उड़ाएं, तो ऐसे लोग अभी दूसरों को लीड नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा कह रहा है नॉलेज। एक लीडर के पास, मैनेजर होता है लीडर, आपको मालूम है नॉर्मली, तो एक मैनेजर के पास नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस टू डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। उसके अंदर इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों को डायरेक्ट करना है काम की तरफ और उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इंटीग्रिटी, द लीडर शुड बी अ रोल मॉडल रिगार्डिंग इथिक्स, वैल्यू, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। यानी जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए एक आइडल होता है, यानी उनका रोल मॉडल होता है। तो एक रोल मॉडल के अंदर कुछ विशेषता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि उसको अंदर इथिक्स होनी चाहिए। इथिक्स यानी बेईमानी ना करता हो, नैतिक मूल्यों को फॉलो करता हो। उसके अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज जो होती हैं, और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, और ऑनेस्टी यानी ईमानदार भी होना चाहिए। ठीक है। इनिशिएटिव, ग्रैब अपॉर्चुनिटी इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर देम। यानी इस तरह का होना चाहिए लीडर को कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ के लाए, उनका इंतजार ना करे। ठीक है। कम्युनिकेशन, कैपेसिटी टू एक्सप्लेन हिज आइडियाज एंड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। यानी एक जो लीडर है वही आदमी एक अच्छा लीडर बन सकता है जिसके अंदर अपनी बातों को दूसरों को समझाने की पावर हो और दूसरों की बात सुनने की भी क्षमता रखता हो। ये नहीं केवल अपनी बात कह दी काम खत्म, दूसरों की बातों को सुनना भी उसको आना चाहिए। मोटिवेशन स्किल्स, उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करने की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक लीडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर वो ही डाउटफुल होएगा तो जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो भी कभी कॉन्फिडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिनेस शुड बी फर्म एंड नॉट चेंज ओपिनियन फ्रिक्वेंटली। यानी वैसे तो उसको नॉर्मली फर्म होना चाहिए, अपनी बातों पर टिके रहना चाहिए, और अपने जो उसके विचार हैं, उसके जो ओपिनियंस हैं, वो बार बार चेंज नहीं होने चाहिए। सोशल स्किल्स, सोशलेबल, फ्रेंडली एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद फॉलोअर्स। यानी उसको सोशल होना चाहिए। ये नहीं कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एकदम दूरी बना के रखे, उनके साथ भेदभाव करे। उसको फ्रेंडली होना चाहिए और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। ठीक है। देख लेते हैं, नीचे तो नहीं है इसके, कुछ नहीं है। अब हम बात करें किस किस तरह का होता है आपका ये लीडरशिप, किस तरह की हो सकती है, यानी जो लीडर होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक स्टडी बन सकती है। ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडर। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, ऑथोक्रेटिक। ऑथोक्रेटिक में आप एक तरह से समझ लीजिए जो तानाशाह होते हैं ना, डिक्टेटर जिसको बोलते हैं, उस तरह का लीडर होता है। इसमें क्या होता है देखिए, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू ओबे देम। यानी इसमें क्या है, वो केवल अपने आदेश देता है, ऑर्डर देता है, और उम्मीद करता है कि दूसरे लोग उनको फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। द डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। इट इज़ बेस्ट applied in situation where there is a little time for group decision making or where the leader is the most knowledgeable member of the group। तो इसमें ये वाली लीडरशिप स्टाइल सब कहाँ पे काम आती है? जहाँ पे हमारे पास समय कम हो और जो लीडर है वो उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, तो वो अकेला डिसीजन ले सकता है, और इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, यानी लीडर ही सारे डिसीजन लेता है। ठीक है। तय डिक्टेटर। दूसरा क्या है? डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। तो देखिए डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए। ठीक है। तो इसमें क्या है? ए डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप एंड वर्क्स आउट द पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप। यानी इसमें क्या है कि ऑर्डर तो वही दे रहा लीडर, लेकिन पहले अपने पूरे ग्रुप जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या उसमें जो अच्छे लोग हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उनके साथ वो कंसल्ट करता है चीज़ों को, उनके साथ सलाह करता है, मीटिंग करता है, उसके बाद वो ऑर्डर देता है। और ये कह रहा है कि इट वर्क्स बेस्ट इन सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट टू शेयर देयर नॉलेज। यानी इस तरह की स्टाइल उन केसों में हम काम कर सकती है जहाँ पर जो ग्रुप के मेंबर हैं वो नॉलेजेबल हो और उनके अंदर स्किल्स हो जिस पर वो अपनी सलाह दे सकते हैं। और तीसरा होता है लेसेज फेयर और फ्री रेन लीडर। देखिए ये सबसे आलसी किस्म का लीडर होता है जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, सारा काम
अपने एम्प्लॉयज़ से कराना चाहता है। जैसे कह रहा है द फॉलोअर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव दैम। द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट्स। इसमें क्या है कि वो पूरी छूट दे देता है, भाई ऐसा है आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सब आप खुद तय कीजिए, मुझे बार बार परेशान मत कीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या है, लीडर कुछ भी नहीं कर सकता, ना करना चाहता। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं कम्युनिकेशन वाला पार्ट कराने वाला हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि इस चैप्टर का हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अगली वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें आपको मैं कम्युनिकेशन वाला पार्ट कराऊंगा, और कम्युनिकेशन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका 4 या 6 मार्क में। अब वो थ्योरी आएगी, केस स्टडी आएगी, वो डिपेंड करता है बोर्ड के पेपर बनाने वालों पर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आपको कब मिलेगी उसके लिए आप चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे, और उसमें फिर 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें ऑल वाले पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।